का सेशन शुरू करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं मिस्टर निखिल डे, और हम सभी इनको जानते हैं एज एन एक्टिविस्ट। हमारे बीच में उपस्थित मिस्टर निखिल डे मजदूर किसान शक्ति संगठन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर हैं, मिसेस अरुणा रॉय और शंकर मामा जी के साथ में। निखिल जी और इनकी टीम के ह्यूज एफर्ट्स के कारण ही आज हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। बहुत ही फेमस है ये जो शब्द मैं बता रही हूँ कि हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। ये शब्द बखूबी आरटीआई और राइट टू वर्क को जस्टिफाई करते हैं। मिस्टर निखिल डे और उनकी टीम के स्ट्रगल्स का ही ये एफर्ट रहा है। आज वही रिजल्ट है कि हम डेमोक्रेटिकली जो पीपल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। आज की जो करंट सिचुएशन है उसमें हमारा कंट्री, अभी हमारी कंट्री के अंदर जो लेबर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड अफेक्ट हुआ है। और एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो लाइवलीहुड को सिक्योर करना इंश्योर करता है, उसी पर मैं निखिल जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने थॉट्स हम सभी के साथ में शेयर करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को। मैं लगभग 20 मिनट के लिए बोलूंगा और उसके बाद सवाल जवाब का एक सिलसिला चलेगा, वो ऐसे मुझे बताया गया है। तो मैं 20 मिनट में प्रयास करूंगा मैं मेरी बात रख पाऊं। आई कम फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये भी बताया गया कि मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा अंग्रेजी, मतलब ज्यादा हिंदी और थोड़ा अंग्रेजी दोनों में बोलूं, सो आई विल मिक्स बोथ अ लिटिल बिट। मजदूर किसान शक्ति संगठन एक नॉन फंडेड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल मूवमेंट का हिस्सा है। तो इसका अर्थ ये है कि सरकार से पैसे नहीं लेती है एमकेएसएस, और कोई फाउंडेशन से और फंडिंग एजेंसी से नहीं लेती है, प्रोग्राम्स नहीं चलाती है। लोगों से ही संगठन के पास मदद मिलती है संगठन को चलाने के लिए, और उस इलाके के लोग अपना समय भी बहुत देते हैं। और वो इलाका मध्य राजस्थान का इलाका है। और ये बात सही है कि हम एमकेएसएस को जाना जाता है फॉर टू लॉज, द राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ एंड द एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. नॉट दैट वी हैव डन इट एट ऑल अलोन, but we played a role in it certainly, and the people of that area, उन लोगों ने ही संघर्ष किया, बहुत अपना समय दिया। और जो अंजू जी कह रही थी वो बात सही है कि शुरू हुआ इसी से, जब बहुत एक आपदा थी, 3-4 साल लगातार अकाल चले, बहुत बुरा हाल था, तो लोगों ने ये बात पूछा कि मतलब बहुत सारे तरफ भूखमरी भी थी, सूखा भी था, लोग जीने का एक बहुत तरस हो रहा था। और उस समय लोगों ने कहा हम भीख नहीं मांगना चाहते, हमें काम चाहिए। और वो नारा भी उसी समय का उपज था कि हमें काम दो तो हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले। क्योंकि जब वो काम करने लगे तब उनको पता चला कि उनको न्यूनतम मजदूरी उस समय 11 रुपए था और वो नहीं मिल रहा था। और वही परिस्थिति आज लगभग पूरे देश में अभी भी है कि जो whatever the wages are that should be paid, those are not paid and the working conditions are terrible. और लोगों ने उस समय एक लड़ाई चालू की न्यूनतम मजदूरी के लिए, और उसी से पता चला कि जो लोग काम कर रहे थे उनको तो कम पैसा मिल रहा था, और जो नहीं थे और गायब थे साइट से उनको पूरा पैसा मिल रहा था। और जब लोगों ने कहा हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, तो लोगों ने कहा वो रिकॉर्ड में है, तो रिकॉर्ड दिखाओ, वो तो गोपनीय है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में इट्स अ सीक्रेट। तो एक दूसरा नारा निकला, हमारा पैसा हमारा हिसाब, our money our accounts. So today actually why NREGA, how MGNREGA, and the topic जो आज का टॉपिक है, a new deal that India needs, ensuring livelihood and income security through MGNREGA. Both these issues will go side by side. That MGNREGA today हमें पूरे देश में दिख रहा है कि जब से ये भयंकर आपदा आई है तो चारों तरफ से कुछ नजर नहीं आ रहा है।
है कुछ रिसोर्सेज सरकार के पास, बहुत देशों ने अपने जीडीपी का 10% दिया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम 10% दे रहे हैं, लेकिन सच पूछो तो इन फिस्कल टर्म्स उसका शायद 1%, ये पूरे हमारे जीडीपी का लगभग 1% ही है, यदि वो भी हो तो। और क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास? तो एक रिसोर्स तो है फूड सिक्योरिटी का, आई वोंट गो इनटू इट इन डिटेल, लेकिन हमारे पास बहुत अनाज है। And another resource that we have is this MGNREGA program, which has since 2005 actually in many instances and many cases वो एक जीवनदान, it has been a lifeline for the rural poor. Today it is a lifeline for all workers of India, and the reason is very clear. शायद हमने देश भर में क्राइसिस तो बहुत हुआ है इस कोरोना के टाइम, लॉकडाउन की वजह से, लेकिन सबसे बड़ा क्राइसिस तो मजदूरों के साथ हुआ है। मेरे ख्याल में हम लोग भी शायद नहीं पहचान पाए कि कितना, how much the workers of India have contributed to India's growth rate and how little they have got back in return. एक उम्मीद पर, on some hope कि मैं मेरा कमाई पूरा कर लूंगा, या जब उनका शरीर, when their body is able to work, they go and work under the most difficult working and living conditions, उस उम्मीद के साथ कि शादी हो जाएगी, बच्चों के थोड़ा बहुत शिक्षा हो जाएगा, घर बन जाएगा, और उस उम्र में हम लोग देखते हैं जहां से लोग माइग्रेट बाहर करते हैं, वापस आ जाते हैं काफी टूटे हुए, और बहुत कोई जिंदगी नहीं बनी, लेकिन फिर भी उस उम्मीद के साथ। वो दिखा हमें कि जैसे ही एक ऐसा आपदा आया, in 2 or 3 weeks the entire Indian economy came to, it showed how superficial it was, इतना इसमें इसकी जड़ें मजबूत नहीं है। और यदि सरकार हो या बिजनेस हो या जनता हो या लोग हो, आज आप सोचो लोग कैसे जिएंगे। आज सवाल है खाना कहां से खाएंगे, आज सवाल है कुछ, you need something to be able to survive, how will you survive and on what will you survive, और आज सवाल है कि आपको एक इनकम चाहिए परिवार में, तो वो कहां से आएगा? ढांचा वही, वो राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन। और आज जब यदि मैं बात कर रहा हूँ MGNREGA का, मैं RTI की भी बात कर रहा हूँ, मैं फूड सिक्योरिटी एक्ट की भी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन का कितना बड़ा महत्व है इस देश में उसका बात कर रहा हूँ, और खूब जोरदार रूप में कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत आक्रमण किया, इसकी खिल्लियां उड़ाई, people have been very cutting about all these rights-based laws, but this is the time we can see when the country is turning to what those very same rights-based laws and that framework to be able to move forward. So what exactly do we now see in terms of MGNREGA? We see lakhs and crores of people going back home. We see huge unemployment even in places where people are in rural areas. So we see a much greater spike in demand. And we see that government finally gave 40,000 crores to MGNREGA. So MGNREGA got 40,000 crores more. Does that mean that it's got enough? Actually not. So the first thing that we need to realize, and these are statistics that हम लोगों ने निकाला है, प्रेस नोट में ये बातें रखी है, कब रखा? जब बजट आया। हर साल लगभग 2013 से, UPA 2 के टाइम से, हर साल 2012, हर साल नरेगा में जितना पैसा चाहिए, इट्स अ डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम। So that's the first thing to realize. हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले। कब मिले? जो मांगे तब मिले, up to 100 days। यही नरेगा का फ्रेमवर्क है। लेकिन जब पैसे पर्याप्त नहीं थे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कम पैसे देती थी, तो काम नहीं मिलता था, क्योंकि नीचे वाले लोगों को पता था कि यदि हम काम इनको दे दें और पैसा नहीं आए तो ये हमारे ही गर्दन पकड़ेंगे, they will catch hold of us, the implementing agencies, so they would not give work on demand, they would not give dated receipts. So it came down to a question of money, year after year after year, and this went into the Supreme Court, और Supreme Court के सामने भी ये सारे आंकड़े दिखाए गए कि कितने पैसे कम हो रहे हैं। तो पिछले साल, just to take this last year when 71,000 crores was actually given finally to NREGA, 16,000 crores was unpaid balances of the previous year. तो यदि हम देखेंगे, इसलिए हमने एक अंदाज लगाया कि यदि आपको MGNREGA चलाना है in a normal year,
as a properly demand-based program, you need at least 1 lakh crores in a normal year. तो अब इन्होंने 61,000 करोड़ तो बजट में दिया प्लस 40,000 करोड़. So you have enough today to run MGNREGA in a normal year, but this is an extraordinarily abnormal year. बहुत ही ज्यादा डिमांड है, स्पाइक इन डिमांड है, बहुत ही ज्यादा चारों तरफ से जहां कभी MGNREGA चला नहीं वहां उम्मीद लेके लोग आ रहे हैं. So we will need much more, but at least for now we will not run short of resources to begin the program. So that's a very, very important and big thing. So MGNREGA में अब क्या जरूरत है? That's one point I'll talk about. Then I'll talk about the expanded notion of an employment guarantee, which is what we need to see. That new deal, because it's not just the same MGNREGA. We will really need to think far more imaginatively. हमें सोचना पड़ेगा बहुत हमारे सीमाओं को तोड़ते हुए. तो पहले तो जो MGNREGA है उसको ढंग से चलाएं. ये 1 लाख करोड़ में इसको शुरू में ढंग से चलाएं और इसके पैसे कम पड़ेंगे, इसमें पैसे पर्याप्त दें ताकि 100 दिन एक परिवार को मिल सके और वो परिवार अपने 100 दिन आराम से ले सके और उनको काम मिल सके अपने खुद के ही एसेट पे या गांव के किसी सामूहिक एसेट पे. क्योंकि इसके 3 मेजर आयाम मैं मानूंगा. नंबर 1 कि उनको काम मिले, दूसरा उनको काम का पूरा दाम मिले और टाइम पर पेमेंट मिले, और तीसरा कि वो जो काम है वो भी उनके बेनिफिट के लिए हो, उनका एसेट को थोड़ा ठीक हो या गांव का सामूहिक एसेट ठीक हो. ये 3 चीजें होनी चाहिए और मिलनी चाहिए. तो अभी यदि हम देखेंगे तो राजस्थान में आज की तारीख में 40 लाख लोग से ज्यादा काम पे हैं, which has broken all records already. अप्रैल के महीने में तो लोग काम पे गए नहीं क्योंकि लॉकडाउन था, जा ही नहीं सके, बहुत कम था एम्प्लॉयमेंट. लेकिन जैसे ही मई आया फटाफट काम बढ़ने लग गया और राजस्थान में क्षमता थी कम से कम काम देने की. हालांकि राजस्थान सरकार खुद कह रही है कि उनके 32-33 लाख से ज्यादा कभी लोग काम पे एक दिन में नहीं आए. सो राजस्थान आज देश में ज्यादा है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में भी बहुत लगातार 30 लाख से ऊपर हो गया है यूपी की संख्या, जबकि यूपी कभी 30 लाख पार नहीं की है. तो दिख रहा है उड़ीसा हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बिहार हो, that is going to be the challenge. And many of you who are listening are from different states. ये बहुत जरूरी है कि सरकार की कैपेसिटीज हो कि लोग काम मांगे और काम दें, और ये पूरी व्यवस्था लोगों को रोके नहीं, लोगों को काम, that is should be an unfettered right that they should get. अब उस once we ensure, and उसमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए. आज क्या हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि बहुत लोग सोच रहे हैं, बिजनेस सोच रहे हैं कि हमें भी नरेगा की लेबर मिल जाए एक वेज सब्सिडी के रूप में. गांव में लोग सोच रहे हैं, दूसरे प्रशासन और सरकार के लोग सोच रहे हैं नरेगा की लेबर आके राशन की बोरियां उठा दे. कोई और सोच रहा है कि नरेगा की लेबर तीसरी चीज कर लें. पहली बात यह है कि नरेगा की लेबर का जो मेन प्रोग्राम है वो वैसे रखें. एक नरेगा प्लस हमें सोचना चाहिए, और उसको मैं नाम अभी देना चाहूंगा कि बेसिकली a disaster management employment guarantee program. ये हम नाम दें और इसके बारे में सोचें. So it is that we use all the transparency, the accountability, the structures of NREGA, we use all that because that 15 साल से हमने एक बहुत ऐसा कार्यक्रम चलाया जिसमें ऐसा नहीं कि चोरी नहीं हुई, लेकिन चोरी रोकने के रास्ते हुए. इतने बड़े करोड़ों 10 करोड़ लोगों को देश भर में उनके बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे, ये सब चीजें हुए. अब भी आपदा में हमें 2-3 चीज सोचने चाहिए. ये सरकार सोचेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन आइडियली हमें वापस सोचना चाहिए कि हम कैसे कैश दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि आज बैंकों से पैसे निकालना पेंशनर्स के लिए और नरेगा के लोगों के लिए बहुत कठिन है. तो दैट इज नंबर 1. नंबर 2, हमें सोचना चाहिए कि ये डिमांड बेस्ड सिस्टम, मैं अर्जी दूं और मुझे रसीद मिले और तब मैं काम पे जाऊं, उसको रोकने के लिए कि हम हर वार्ड में और हर रेवेन्यू विलेज में कम से कम एक बड़ा काम खोले ताकि लोग जाएं और अपना जॉब कार्ड वहीं बना दें जो लौट रहे हैं, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, और उनको काम मिले, ताकि ये इनकम सिक्योरिटी लोगों के पास हो कि यदि ये नहीं होगा तो ये कोविड से नहीं लड़ सकते, किसी चीज से नहीं लड़ सकते, एक बहुत बुरा हाल होगा. तीसरा, इसके साथ जो हमें एक परिस्थिति अभी के लिए सोचना चाहिए
कि यदि वो बैंक वाले पैसे बैंक में ही पैसे डालेंगे तो हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिसमें प्रशासन वो बैंक से पैसे निकाल के, चाहे बीसी हो, वो साइट पे दे और लोगों को उनका कैश मिल जाए। ऐसा कोई हमें रास्ता ढूंढना चाहिए कि टाइम से पेमेंट इनको मिल जाए, और आज पर्याप्त पैसे हैं कि इस समय टाइम से पेमेंट मिल सकता है। कैसे नरेगा चलेगा, कैसे इन सब चीजों के द डिमांड्स दैट आर देयर टुडे, सो देयर इज अ टू फोल्ड डिमांड, देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ डिमांड MGNREGA के ऊपर, which is why we have to think of a new deal. And I will go back to यूनाइटेड स्टेट्स में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, और यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट देश है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मार्केट सॉर्ट आउट करेगा, मार्केट कर नहीं सकता इस समय, मार्केट कैन ओनली स्टेप इन व्हेन देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। उन्होंने कहा कि हम एक मास बेस्ड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाएंगे कॉल्ड द न्यू डील, एंड इट वाज इन रूजवेल्ट्स टाइम। और उस समय उन्होंने कहा जो मिनिमम वेज पर आके काम करने के लिए तैयार है सब आओ। हाईवेज भी बने, लोगों ने चित्रकला भी किया, पेंटिंग भी किया, लोगों ने जो उनकी दक्षता और स्किल थी वो किया, और लोगों को एक सिक्योरिटी मिला कि कम से कम हम जीवित रह सकेंगे, वी विल एटलीस्ट स्टे अलाइव by the force of our own labor and the strength of our own labor. And then a certain amount of security came in, and there was an injection of money into the market so that the economy could revive. ये दोनों काम MGNREGA या एक disaster management employment guarantee can do both those things, but it can do some more things. Firstly, if you give not 100 days per household, but to every individual, and you say it's an open-ended employment guarantee, come at any time and you will get work, और इतना गारंटी तो सरकार देती है कि आपको काम मिलेगा, तो 100 दिन के ऊपर या इस दूसरे कार्यक्रम में सरकार कुछ नए किस्म के काम सोच सकती है। नंबर 1, सर्विसेज, क्योंकि कई जगह देश में कहते हैं कि अभी काम के लिए इतनी जगह नहीं है, कहाँ लैंड, मतलब ट्रेडिशनल नरेगा वर्क इज चेक डैम बनाओ, सड़क बनाओ, पेड़ लगाओ, या लोगों के खुद के खेतों को ठीक करो, लेकिन हमें अब जो मास स्केल में करना है, वी विल हैव टू एक्सपैंड एंड थिंक अ लिटिल बिट वाइडर। तो क्या कहेंगे लोग, एक कर सकते हैं कि सर्विसेज वी कैन एक्सपैंड इनटू। तो जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एवरी पंचायत, एंड आई थिंक आप लोगों के सीरीज में विजय आनंद जी भी आए कोविड के बारे में, पंचायत इज वन ऑफ द बेस्ट वेज इन विच यू कैन मैनेज टू डील विद कोविड, इट्स हेल्थ इश्यूज as well as its food issues, as well as looking after the whole population. So one very important thing that you could think of doing is हर पंचायत को एक लेबर फोर्स मिले कि अपने ही पंचायत को हम संभालें, किस घर में भूख है, कहाँ केयर गिविंग की जरूरत है, कहाँ बुजुर्गों के पास हमें खाना पहुंचाना है, कैसे हम राशन शॉप पर भीड़ नहीं करें और हम राशन हम घर घर पहुंचा सके, कैसे यदि स्वास्थ्य की दिक्कत है तो हम कुछ इलाके को हम स्पेशल सर्विसेज दे सकें। If we make employment guarantee labor available to the panchayats, this expanded employment guarantee program, there are a whole range of services that panchayat or local government could do. Number 2, we expand it into peri-urban areas, into D-class, C-class municipalities like Maharashtra's Employment Guarantee Act had initially, and we also think of an urban employment guarantee program of a different kind. So wahan bhi services mein there is a proposal that the Azim Premji University, Amit Basole, Rajendran, several others have put together, where they have said that we should try and think of universal basic services through an employment guarantee program, because that's where we can really try and make sure every city also needs services, not just now, also into the future. And the second kind of work that we can think of, which has endless possibilities, which is to give Narega as a wage subsidy to the person themselves, the Narega worker, the worker, employment guarantee worker himself or herself, to put into productive services. So it could be to do something in their own home. It could be to build a kitchen garden. It could be to make the khet more productive. It could be also for weaving or for something that they do at home. They choose where they put that wage subsidy, or it could be that they offer themselves in productive works that is done in their area or around their area, so that they can choose where they want to go, and it empowers them. This wage subsidy empowers them. And the third area is in infrastructure.
and in a more innovative infrastructure where there is a proper dovetailing. तो इस किस्म के काम हो सकते हैं. इसके साथ साथ एक चीज हमें सोचना चाहिए कि आज ये पूरी लेबर फोर्स जो वापस आई, वी मस्ट एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट देयर लेबर राइट्स. ये आज जो सरकार ने किया है सोचते हुए कि हमें बिजनेस को खुश करना है, ये सारे लेबर लॉज को खत्म करके, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती है. एज इट इज सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है. कम से कम एक ऐसा ढांचा हम बनाएं जहां लेबर की इज्जत हो, उनकी एम्पावरमेंट हो, उनकी ताकत हो, इनकम में भी और बाकी चीजों में भी. And therefore democracy and labor rights both need to be protected, and that is something that can be done through law and a much better arrangement between employers and employees, and so that we go back as a new deal. Cannot have a deal of again labor losing all dignity like they have lost. It must be a deal where they have dignity. Maybe they will not earn that much at the beginning, but at least they will have greater equality and equity with other people and feel that they are in some way equal citizens. They will never be treated the way they have been treated today. तो आज वो आए हैं अपने गांव में, स्किल्स लेके आए हैं, तो क्या वो पेरी अर्बन एरियाज में जाके, क्या वहां एक मध्यम वर्ग है, वहां वो कुछ काम कर सकते हैं using this expanded employment guarantee? That's a kind of possibility that needs to be thought of. Not just thinking within our traditional thing, that gets done, but after that, how will their other family members do it, or they themselves be able to contribute? एक program है, just to give you an example where this kind of thing can be done. There's a rural development ministry program called Unnati, which says after someone finishes 100 days work, any member of their family, कोई भी परिवार का व्यक्ति, वो 100 दिन का काम खत्म करने के बाद उनको 100 दिन का 21,000 रुपए का स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलेगा. तो मान लो ये लोग बहुत सारे स्किल्स लेके आए हैं वापस, जो पूरे हमारे वर्कर्स हैं और वापस आए हैं, वो लोग स्किल एनहांसमेंट के लिए जा सकते हैं और किसी ना किसी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में जुड़ सकते हैं, और उनको 100 दिन का मिल सकता है, जहां उनका स्किल भी ठीक होगा, वो फैक्ट्री भी चलेगा, वो उसकी कोई वेज सब्सिडी भी होगा. तो इस किस्म की चीजों को हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो MGNREGA प्लस था उन्नति, उसको बहुत वाइडली एक्सपैंड करते हुए सरकार को पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन पैसे वापस आएंगे. मार्केट नहीं चलेगा तो सरकार के पास पैसे नहीं आएंगे. हमने देखा है कि हर बार जब आर्थिक मंदी हुई तो मार्केट, कब नरेगा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन जगहों में जहां भयंकर भूखमरी होती, उस जगह को बचाने के लिए और वहां के मार्केट्स को बचाने के लिए. दो लास्ट चीजें मैं कहना चाहूंगा. ये टाइम है इन द न्यू डील that MGNREGA workers actually have no social security. यदि कोई साइट पे मर भी जाए तो उनको केवल 25,000 रुपए मिलता है. एक BOCW प्रोग्राम है जो सबने देखा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल है. एक्चुअली नरेगा इज like a construction program. Narega and BOCW should have a complementary getting together, a kind of synergetic relationship, so that MGNREGA workers automatically get registered in BOCW. उनको BOCW का registration हो जाना चाहिए और उनको उसके सारे social security benefits मिल जाने चाहिए. तो सारे MGNREGA workers को social security benefits मिलेंगे, तो pension भी मिलेगा, तो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगा, accidental insurance मिलेगा, health की चीजें मिलेंगी, ये सब चीजें मिलेंगी. और वो MGNREGA दे सकता है 1% जो जाता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस में. और ये दोनों प्रोग्राम को, अभी ये जो लेबर कोड्स ला रहे थे, इसमें वो पूरे चीज को खत्म ही करना चाह रहे थे. खत्म नहीं होना चाहिए. इस किस्म की दोनों की स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए. लास्ट चीज जिसमें मैं आना चाहता हूँ वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है. अंजू जी ने पहले ही कहा, दोनों कानूनों की लड़ाई एक साथ चली. एक था कि हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, और दूसरा था हमारा पैसा हमारा हिसाब. जो काम का पैसा है वो किसका है? आपका, मेरा, हम सबका है. लेबर को समझ में आया कि हमने काम किया, हमारा पैसा है, उसकी चोरी हो रही है और उसको हमारा हिसाब चाहिए. और वो सवाल पूछते पूछते पूरे देश के पैसों पर सवाल पूछने लगे. Asked questions of every single rupee spent in the country. Both things need to go together, not just for monitoring, but also for the right to know and the right to live. That's a question today. It extends to health, it extends to education, it extends to the whole gamut of governance. And therefore, when we say
that let's see MGNREGA as a path that can take us down this path. It has a lot of things in its basic framework that are extremely powerful, extremely valuable. You don't have a program of this size in the world in which actually there are many safeguards. And if there are problems, it's problems only because the administration never put its heart into it. If you had state governments or central government putting their heart into the program, it would make all the difference. Thank you. So thank you so much, Nikhilji. It is always great listening to you. Thank you for taking us so patiently through the various aspects of MGNREGA, the suggestions which you feel the program should be able to build in and the policy should be able to build in going forward. Thank you so much for taking us through all those aspects. We will be now moving on to the question answer session, which is the next segment for our talk. We have like a few questions coming in already. So the first question is from Mayurdhar. He's asking, the gap in power between the citizens and the state has been widening over time and perhaps has accelerated in the past few years. While decentralization is way to lower the state's power by implementing 73rd and the 74th constitutional amendment along with electoral reforms, how does one increase the collective power of citizens, especially given that judiciary and media have become significantly weak over time? So that's the first question we have, Nikhilji. Yeah. Nikhilji, you are on mute in case you're speaking. Shall we take it one by one? Yeah, let's take it one by one. Yeah. Yeah. So, yeah, absolutely true. Gap in power between the citizen and the state is also because, in my opinion, we have a very autocratic approach to governance that we've had in the last many years. We've had it actually ever since, even though we have a fantastic constitution that said we the people of India and put in a lot of things within that. Over a period of time, first elected representatives became less representatives and more rulers, and later on governments became more autocratic, and the last 5 years, 7 years in my opinion have been extremely autocratic, centralized. Now the gap in power, however, is not just there. The gap in power is also something that we've seen, not just between citizens and the state, but between most of our citizens and everyone else. There is a privileged class which has huge power, and there is a massive underprivileged class, and we've seen that even though workers who are the backbone of the economy had no clout. They had to stay where they had to stay, they had to move when they were told to move, they had to walk if nothing else was available. And that has really shown us and exposed how helpless a whole segment of our society can be in a democratic framework. So yes, decentralization is extremely important, but I think protecting democracy and our collective rights within a democracy, breaking democracy down into a participatory democracy, that has been a journey that we have not fully, and it's not just the 73rd and 74th amendment. केवल हम विकेंद्रीकृत सरकार से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई जगह पंचायतों में भी सरपंच राज है, तो हमें और भी लोगों के राज की तरफ जाना है. तो इसीलिए आरटीआई इतना पावरफुल है, क्योंकि हर व्यक्ति को पावर देता है सवाल पूछने के लिए, जवाब मांगने के लिए. इसीलिए आरटीआई को के ऊपर आक्रमण हो रहा है, कमजोर किया जा रहा है. तो हम लोगों को ये सारे चीज कि क्या बनेगा मेरे गांव में मैं बताऊंगा, क्या प्लानिंग होगा मैं बताऊंगा, क्या मॉनिटरिंग होगा वो मैं बताऊंगा या बताऊंगी. और मैं अकेले नहीं, एक सामूहिक तौर पर करेंगे. और आप हमारे श्रम कानूनों को कमजोर करोगे क्योंकि आपने कहा आज तक लागू नहीं है, हम लागू करवाएंगे, मतलब के बनाएंगे. तो ये जैसे राइट्स बेस्ड लॉज बने लोगों की ही ताकत से, लोगों के ही आंदोलन से, वैसे एक नया न्यू डील में एक नया ढांचा चाहिए जहां लोगों को शक्ति भी मिले. बहुत जरूरी है, नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन ही चलते रहेगा. और इस देश में बहुत इनइक्वालिटीज है. ये ग्रोथ रेट तो हुआ कि लेकिन एक ही वर्ग सब ले गया. Thank you, Nikhilji, for answering that so well. We have a question from Twitter. The person is asking, can MGNREGA be extended to domestic work and care work as well? And another additional question the person is asking is, how does expanded MGNREGA compare with universal basic income? Yeah. Firstly, I'd just like to make clear,
expanded to domestic work. I don't know what exactly that means, but certainly not doing domestic work for others. I mean, one very, very big problem with expanded MGNREGA कि आप कहीं फ्यूडलिज्म को और जगह नहीं दे दो कि किसी और के खेत में जाके काम करने लग जाए और वही गुलामी आ जाए. पैसा तो सरकार दे, आप मर रहे हो भूख से और आपको बताया जाएगा फलाने लैंडलॉर्ड के यहाँ जाके काम कर लो. तो इसीलिए वो चॉइस लेबर के पास होना चाहिए कि वो क्या एक्सपैंडेड वर्क में जाना चाहेंगे. वो उनके पास, हाँ, उनको काम का हक है और काम के बहुत सारे चॉइसेस है. और पहला चॉइस शायद हो जहां वो अपने ही कामों को ठीक कर सके. तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपैंडेड एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मैं बंगाल का उदाहरण दूं. अभी साइक्लोन हुआ तो बंगाल के ऊपर डबल आपदा आई है और भयंकर आई है. और उन जगह सुंदरबंस और उन इलाकों में सारे घर नष्ट हो गए, खेत नष्ट हो गए, खेत के अंदर समुद्र का पानी आ गया. तो उनको उसको ठीक करने के लिए क्यों नहीं MGNREGA ओपन एंडेड एम्प्लॉयमेंट बढ़े, पूरा घर जाए, सारे जो एडल्ट्स हैं वो काम करें, वो अपना घर भी वापस बनाए, अपना खेत भी ठीक करें और वो रिकवरी करें. Similarly, so that is something that will help them recover, help the economy recover, and help them find work in that expanded notion. So in caregiving, absolutely. Actually, Kerala एक बहुत बढ़िया example है जहाँ केरला सरकार और लोकल गवर्नमेंट ने माना कि यदि किसी को कैंसर है तो कम्युनिटी और सरकार की भी जिम्मेदारी है उनको मदद करने के लिए. आज हम सोचें कि यदि कोविड में बहुत सारे लोगों को मदद की भी जरूरत पड़ेगी और फिजिकल डिस्टेंसिंग की का कोई काम करना पड़ेगा, तो सोशल नजदीकी में करने के लिए हमें केयर गिविंग करना पड़ेगा. We will have to find a way to actually expand into caregiving, which is an extremely important, vital, necessary service. And yes, MGNREGA can do a lot in that. Thank you for that. Moving on to the next question, we have a question. It says, given that climate disasters are already disproportionately impacting people in rural areas, how can MGNREGA work be directed towards building environmental resilience? So I think in my opinion, many of you must be researchers. और कई सारे आप में से रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी आ रहे होंगे और आपने बहुत कुछ किया भी होगा रिसर्च का. The most under researched aspect of MGNREGA is पूरी दुनिया में हम क्लाइमेट चेंज और कार्बन क्रेडिट्स और ये सब चीज की बात करते रहे. ये एक कार्यक्रम है जहाँ मशीन बैंड थे, जहाँ लेबर इंटेंसिव था, जहाँ लेबर डिस्प्लेसिंग मशीन्स नहीं होने चाहिए थे, जहां पेड़ लगाने का काम, पानी बचाने का काम, चरागाह ठीक करने का काम, सड़क भी बने तो बिल्कुल मड मतलब जमीन का वो पूरा बेस बने, इस किस्म का काम, या अपने छोटे छोटे खेतों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम. ये सारे काम थे. These were the works of MGNREGA. MGNREGA has actually been, in my opinion, if there is any large program in the world, there are lots of other smaller programs, it has been one that it's actually nurtured the environment. And it has looked towards all those things. And you can evaluate, you need to evaluate each one of MGNREGA's works and see what does it do in terms of environmental nurturing or damage. It is all nurturing of the environment. And it does not allow those things. It is not within the framework of that. So it's a natural program. There are two things that you don't realize, that it is a natural women's program because it's women labor mainly. And you don't realize that it's a natural environmental program. And that needs to be built upon. And that's why we don't want MGNREGA to be totally taken over just as a market program, because it's basic thing of actually nurturing the environment. हर गांव में, हर पंचायत में, हर इलाके के environment के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में एक होगा, हिमाचल में अलग होगा, केरला में अलग होगा और जैसलमेर में अलग होगा. अलग अलग परिस्थितियों के लिए स्पेस है MGNREGA में और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करना है. द आइडिया ऑफ कॉमन्स, क्योंकि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कभी कॉमन्स के बिना नहीं हो पाएगा. द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड नर्चरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कॉमन्स, वो MGNREGA में मौका है. तो अभी जब इतना काम हो उस पर जरूर पर्याप्त सोच और पैसा जाना चाहिए. Got it. Indeed. Moving on to the next question. The question is, do Gram Panchayats in low per capita income states
need capacity building support to plan, design, and execute new work sites, especially the service model that you mentioned as part of the opening speech. So, as part of the New Deal, in your experience, what are the major management capability gaps at a Gram Panchayat level between a village in Bihar or UP versus a village in Kerala or any other southern states? Yeah, there are huge, huge differences in our country. And that's why panchayats in Kerala run so differently from panchayats in UP or Bihar or Rajasthan or many other parts of the country. तो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, लेकिन वहाँ है ना आप सब लोग जो बैठे हैं जगह जगह, हमारा वर्ग जो पढ़ गया, सीख गया, ये सब किया, हम बड़ी बड़ी नौकरियां बड़ी बड़ी जगह में ढूंढते हैं। हम जाए ना, और वैसे अब जो पढ़ लिख गए, समझ गए, इंजीनियर्स बहुत हैं, नर्सेस बहुत हैं, डॉक्टर्स बहुत हैं, लेकिन वो भी शहरों में ही रहना चाहते हैं और फिर कहते हैं हमारे गांव में नहीं है। ये शायद अब एक टाइम है जब केरला में एक एडवांटेज ये है कि लोग जाके वापस अपने गांव में रह के रिटायर होने के बाद भी वहां वो काम करने लग जाते हैं। तो ये चीजें हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं इस देश में है, क्योंकि हमारी संख्या इतनी है, उन सब लोगों को जाके टाइम बिताना चाहिए विद इक्वालिटी। हम कोई साहब बन के और बड़े बड़े एक्सपर्ट बन के नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपर्टीज गांव में है, लेकिन एक प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारी क्षमता है उनको जोड़ो गांव के लोगों की क्षमता के साथ। गांव के लोगों की वहां की समझ तो गजब की है, हमारी कभी इतनी नहीं हो पाएगी जो उनकी है, लेकिन हमारे इस दुनिया के बारे में कुछ समझ है जो हम जोड़ सकते हैं। तो दोनों को एक समानता के आधार पर इफ वी join those things and start doing collective processes for services to understand how markets run and function, because we are not saying that we are going to abandon the economy that exists today. How will small enterprises be able to plug in there? How will we be able to do universal basic services? Our cities are the most unplanned. We don't seem to like the word planning. I don't know why, but our cities इतने ही, मतलब कोई ना सूरज का प्लानिंग है, ना इलेक्ट्रिसिटी का प्लानिंग है, ना पानी का प्लानिंग है, ना रहने का प्लानिंग है, और ये इतने सारे लोग, और फिर हम कहते हैं कोई हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। तो इन सब चीजों में आपके और हमारे जो हम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं अबाउट हाउ पीपल कैन एक्चुअली लिव इन अ फार मोर ऑर्गेनाइज्ड फैशन, how that can be built into town planning, how it can be built into future planning of both rural and peri-urban areas. I think that is something into which all of us need to put our efforts. और उसमें केवल इतना है कि जो गांव की एक समझ है, जिस तरीके से लोग आज तक रहते आ रहे हैं, जिन चीजों में स्ट्रेंथ है, कई चीजें जो बदलना चाहिए और कई चीजें जो स्ट्रेंथन करनी चाहिए, तो उनको लेते हुए मैं आगे चलना चाहिए। Great, thank you. And I think that's a message for a lot of us who are gathered here. Certainly something to take back to as we get back to our work. The next question, I think there's a question again coming from Twitter. The question is, what is the status of the public interest litigation before Supreme Court on payment of minimum wages to MGNREGA workers? So there are two, ये दो चीजें थी। एक मतलब बहुत सालों से MGNREGA का 2005 से 2010 तक तो मिनिमम वेजेस ही देना था हर स्टेट को, क्योंकि MGNREGA में एक सेक्शन 6 है जिसमें कहा था कि until the government notifies any wage, the state's minimum wage will be the wage rate. और 2010-11 में ही इन्होंने जाके वो ऐसा एक वेज रेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश के लिए अलग अलग जगह का तय किया, और उसके 1 साल बाद लगभग या 2 साल बाद उन्होंने उसको इंडेक्स किया इन्फ्लेशन के साथ। तो उस जब वेजेस कम मिलने लगे तो आंध्रा और कर्नाटका ये 2 राज्य थे जिन्होंने, जहां के मजदूरों ने जाके हाई कोर्ट में केसेस लगाए और केसेस जीते कि उनको मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बहुत लड़ी उनके खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को स्टे नहीं किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि कर्नाटका में वेजेस मिनिमम वेज से ऊपर कर दिया, और उस समय तब तुरंत कोई केस नहीं रहा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल केस इन माय नॉलेज वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड यू कैन गिव लेस देन मिनिमम वेजेस,
But we have remained in a situation where the government very cleverly found a way out, that they paid wherever they were challenged, and it takes a huge challenge to get to the Supreme Court, and they did not pay elsewhere. So as a result, today in 25 states, I think, you are being paid less than the minimum wage. But there is another case that we put in court just now, which is another case jahan sarkar ke bilkul double standards hai. Minimum Wages Act is one of the most sacrosanct acts that have been there since 1948. 1948 से है, और उसी से सुप्रीम कोर्ट भी मानता है मिनिमम वेजेस से कम दो तो बॉन्डेड लेबर है, क्योंकि लोगों को फोर्स्ड लेबर है. आर्टिकल 23 का वायलेशन है. बाय फोर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस आप कह रहे हो मुझे जो भी दे दोगे मैं ले लूंगा और आ जाऊंगा काम पे. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये फोर्स्ड लेबर है, लेकिन फिर भी खुद ही सरकार फोर्स्ड लेबर में लोगों को ला रही है. और ये जो लोग कहते हैं ना कि नरेगा कोई काम नहीं है, डोल है, आपको देखना चाहिए राजस्थान में वेज रेट यदि 200 रुपए है, एवरेज वेज रेट अब थोड़ा बढ़ के 160 रुपया हुआ. क्यों? क्योंकि नाप के देते हैं, नाप के लेते हैं. तो नपती का काम है तो कैसे कह सकते हो कि कोई काम नहीं कर रहा है? आप कटौती भी कर रहे हो. कहीं और किसी सरकारी अधिकारी का कोई तनख्वाह नहीं कटता है, नरेगा के लेबर का तनख्वाह कटता है कि उसका प्रोडक्टिविटी पूरा नहीं है. कितने फाइल किसी सरकारी अधिकारी ने घुमाए, या आपने और हमने कितना काम किया दिन में, हमारी कोई गिनती होती है और प्रोडक्टिविटी कटती है, लेकिन उस लेबर का कटता है और वो फिर हम कहते हैं कि ये काम नहीं करते हैं. तो उनके साथ इतना एक बेईमानी है. और जहां काम नहीं करते हैं वो जानबूझ के सरकारी अधिकारी वो ऐसा ढांचा बनाते हैं जहां काम नहीं करे. लेकिन हमने केस अभी लगाया कोविड के टाइम में, अरुणा जी और मैंने और एमकेएसएस के तरफ से और हमारी यूनियन की तरफ से एक केस लगाया सुप्रीम कोर्ट में, जब लेबर डिपार्टमेंट ने कहा कि एवरी एम्प्लॉयर, द वर्कर्स हु आर नॉट वर्किंग ड्यूरिंग लॉकडाउन विल बी कंसिडर्ड टू बी डीम्ड एट वर्क, डीम्ड अटेंडेंस, एंड दे विल बी पेड देयर वेज. लेकिन उन्होंने वो वेजेस उन एम्प्लॉयर्स ने नहीं दिया, लेकिन सरकार ने नरेगा पर नहीं दिया. तो यदि हमारा 30 मार्च को, हमारा 20 मार्च को लगभग 22 लाख लोग नरेगा के काम पे थे राजस्थान में, और 24 मार्च से कोई नहीं था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई काम पे नहीं जा सकता था, उनको ना डीम्ड अटेंडेंस दिया गया, उनके मस्ट्रोल ले लिए गए, ना उनको पूरा वेज मिला, ना उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला. तो हमारे केस में हमने दो चीजें लगाई कि आप उनको उन दिनों के लिए एक्टिव जॉब कार्ड वालों को आप फुल वेजेस दो, और सरकार शुड सेट एन एग्जांपल. और दूसरा हमने कहा कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तो दे ही दो. वो भी नहीं किया. वो आज भी वो केस चल रहा है, लेकिन उसके लिए सरकार ने कहा कि ये अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लॉकडाउन के बाद हम इस केस को सुने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ लॉकडाउन के बाद सुने. सुप्रीम कोर्ट ने, आपने ये भी सुना, कहा कि इनको खाना मिल रहा है तो फिर और क्या जरूरत है वेजेस की. वो एक दूसरे केस. Right. Thank you so much, Nikhil ji. Moving on to the next question. This question is from Mayur Matang. He's asking, as we've seen with Narega, government can easily choke the finances of such rights and make such laws weaker. What checks can be put in place by policymakers and citizens to avoid weakening of rights? Yeah, this connects a lot with why are citizens so much weaker than the state, or why are people in different segments of society so much weaker than another. I think we are one of the most unequal societies in the world. इसमें कोई दो राय नहीं है. और यदि आप यहाँ देखो कि जो लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चले, जो लोग माइग्रेंट लेबर, जो नाम हमने उनको दिया, लेकिन इंडियाज वर्कफोर्स, उनको देखें जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो वो सब, उनमें ज्यादा दलित मिलेंगे, ट्राइबल्स मिलेंगे, घुमंतु जाति के लोग मिलेंगे, सारे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज मिलेंगे. सो वी हैव मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. Money inequality, caste inequality, social inequality, all of them coming together. And if we want a society and a nation that we say hangs together, if we say we really want to be called some kind of a nation that works, I think we have been shown a mirror to our face in these few days. If we are not moved by what we saw and don't understand what we saw, and if young people don't think that this is something that should change their lives and the way that they
function in relation to everyone in this country and everything that's happened, then there's no hope. No hope certainly for those people or for these kinds of questions. That hope has to come that this is unacceptable. ऐसा नहीं चलेगा, और वो कोई पॉलिसी से नहीं होगा, वो हमारे अंदर एक सोच के बदलाव से होगा कि हम सब इस देश के नागरिक हैं, हमारे बराबर अधिकार है, हम पैदा हों किसी अमीर घर में और हमें सब कुछ मिल जाए, और गरीब हो घर में और हमें कुछ नहीं मिले, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और हम हर प्रकार की इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ेंगे। तो शायद जिनके हाथों में थोड़ी ज्यादा ताकत है वो मिलाएं उस ताकत को इनके हाथों के साथ, जिनके पास ताकत नहीं है, तो शायद कुछ बनेगा। यदि आप सोचें एमकेएसएस में, और अब मैं एक बहुत अलग ढंग का एक जवाब दे रहा हूं, एमकेएसएस के बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कुछ प्राप्त किया। प्राप्त हमने नहीं किया, लोगों ने किया, और गरीब लोगों ने किया, आपसे और हमसे कई गुना ज्यादा गरीब लोगों ने किया। उन्होंने ही ये लड़ाई लड़ी, उन्होंने ये संघर्ष किया। हमारे पास थोड़ा सा वक्त था, टाइम था, हमारे पास 2 टाइम की रोटी थी, तो हम टाइम इसमें लगा सकते थे कि एक गांव से दूसरे गांव जाए, लोगों को ऑर्गेनाइज करे, संगठन बनाए। आपके पास भी टाइम है, आपके पास बहुत एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है, उनको लगाओ और आप देखोगे उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। पॉलिसी अपनी आप बनेगी, लेकिन पॉलिसी को लागू करना एक बहुत बड़ी चीज है। वो पावर डायनामिक्स का खेल है, और वो पावर डायनामिक्स ही हमें बदलना है इस देश में। Thank you, Nikhil ji. Thank you so much for that answer. Moving on to the next question. This is from Vidula. She is asking, regarding your point on upskilling after 100 days of unemployment, can there be a scope of coordinating efforts between beneficiaries of MGNREGA and other schemes such as Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana? Yeah, absolutely they can be. मुझे इसीलिए, और मुझे लगा क्योंकि स्किलिंग में भी बहुत स्कैम्स है। स्किलिंग में स्कैम्स ये है कि हम केवल एक स्किलिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं बहुत सारी जगह हम देखते हैं वहाँ आरटीआई लगाने की कोशिश की, हर जगह ये नरेगा के ये आरटीआई, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट हर सरकारी कार्यक्रम में आना चाहिए, आना ही चाहिए। सोशल ऑडिट में भी बहुत रेजिस्टेंस है, लेकिन आना चाहिए। रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी आना चाहिए, और ये कार्यक्रमों को हम मिलाएं कि जो सबसे गरीब मजदूर है, जो 100 दिन काम कर रहा है, उसकी स्किलिंग करो ही करो, और इनके परिवार वालों, मुझे लगता है अब एक अपॉर्चुनिटी है। केवल अपस्किलिंग की बात नहीं है, जिनके स्किल्स हैं, जो लेके आए हैं, जो वापस गांव आए हैं और उनको बहुत टाइम लगेगा वापस उन शहरों में जाने के लिए, उनके स्किल्स पेरी अर्बन टाउन्स को और छोटे कस्बों को डेवलप करने में लगाओ वहां, एंड दे कैन बी अपग्रेडेड, क्योंकि वो किसी शहर में कुछ किस्म का काम कर रहेंगे, उसी काम और उसी स्किल और उसी चीज को लेके कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी चालू हो सकता है, where they can be paid for furthering their skills, for upskilling, as well as for production. So it can also be a kind of a wage subsidy for beginning productive activity, so that we are not just in a training program, we are in a production program as well. So these are things that can be, I'm not a big expert, I don't claim to be that, but there is lots of opportunity and opening. I do have some understanding of monitoring of large programs, of how it can be done, or people are the best monitors themselves. And people are the best ones to decide कि हमें क्या चाहिए। आप प्रोग्राम ऊपर से बनाओगे और कहोगे कि इसमें 10,000 मिलेगा, तो लोग लाइन में खड़े होंगे, चाहे वो बेवकूफी का प्रोग्राम है, लेकिन हम उनके हाथ में दें कि आप क्या करना चाहते हैं उससे, तो वो ढंग का प्रोग्राम बनाएं। That's right. Thank you, Nikhil ji. The next question is again coming from Twitter. The question is, we have seen Information Commission demanding that the timeline for RT response should be extended because of lockdown. So what do you think about this? मतलब एक वर्ग तो लॉकडाउन रहा जब उनको खाना नहीं मिल रहा था, और एक वर्ग को छुट्टी मिला। मतलब ये भी मैंने देखा कि स्टे होम स्टे सेफ, कुछ लोगों ने घर में काम किया, बहुत लोगों ने तो छुट्टी मनाया। अब इंफॉर्मेशन कमीशन मेरे हिसाब से चाहे कोई भी तरीका था, उनको काम करना चाहिए था इस दौरान, और लाइफ एंड लिबर्टी के बहुत क्वेश्चंस थे। We were replete with situations where people should have been getting answers in 48 hours. So leave alone extending the period in which people should get answers. Actually, people should be able to get their answers as quick as possible.
And information commissions had an opportunity to put in place the most powerful part of the RTI Act, which has not been done, which is Section 4. मैं कोई इंफॉर्मेशन कमीशन में होता तो मैं कहता चलो और चीजों के अभी नहीं चल रहे हैं, हम मिल भी नहीं रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं, तो चलो हम बैठ के एक एक सरकारी साइट और एक एक सेक्शन 4 का हम करें और देखें क्या हो रहा है और उसको ठीक करें. We should be able to make proactive mandatory disclosure. Actually, there should be no need for people to have to put in RTIs. And from every single question during this lockdown, why was the lockdown imposed? How many tests are being done? Where are they being done? How is government approving it? How is government approving something that are transport facilities? Do you and I still know that today people who are catching trains in various states, it's still state governments that are paying for it? Who is paying the money? What is happening in terms of food for people who are on their way home? मतलब सवाल ही सवाल है. जहां पूछो कैसे रिलीफ बांटा जा रहा है. 8 करोड़ लोगों को आपने किस आधार पर कहा कि 8 करोड़ माइग्रेंट है जिनको आप 5 किलो अनाज दोगे? हर जगह सवाल है. उन सवालों के एक्चुअली वी मस्ट गेट इनटू अ ट्रेडिशन, वी मस्ट गेट इनटू अ कल्चर ऑफ शेयरिंग, ऑफ ओपननेस. इट इज नॉट अ क्वेश्चन मैं चेस करते रहूं. और वो इंफॉर्मेशन कमीशन का जो कहना है कि इनको बेचारों को और टाइम दे दो क्योंकि ये काम पे नहीं थे, वो कुछ एक्सेप्शंस में चल भी जाता यदि इंफॉर्मेशन कमीशन कहता कि हम सब इकट्ठे होके people really need to know and this is a time they should have known much more and we will make it our mission to make sure people get to know. That is what I think information commission should have been doing. So I'm not supportive of it supporting people not actually providing information. थैंक यू निखिल जी फॉर दैट. अगला प्रश्न आ रहा है प्रदीप कुशवाहा जी से. वो पूछ रहे हैं कि बहुत से पंचायतों में जॉब कार्ड धारियों से सामंजस्य बनाकर मशीनों के द्वारा कार्य करवाते हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और जॉब कार्डकारी दोनों ही प्रभावित होते हैं. इस पर किस प्रकार सामंजस्य बनाया जा सकता है? प्रदीप जी, ये बिल्कुल सही है आपका कहना. ये जेसीबी मशीन लगाए जाते हैं और ये पूरा एक स्कैम है. आज की तारीख में नरेगा का स्कैम कल्यूजन का स्कैम है, लेकिन इसको चलाया जाता है क्योंकि पैसा तो जाएगा किसी के बैंक अकाउंट में. उसको कहा जाएगा घर पे बैठो या साइट पे ही बैठे रहो, काम मत करो, थोड़ा पैसा आप दो जेसीबी मशीन चलाने के लिए और जो पैसा आएगा आप और हम बंदर बांट करेंगे, बंटवारा करेंगे. वी विल share the spoils. There are 2-3 ways in which that can be fought. The trouble is first to recognize that this is something that comes from a top down. A single engineer can make sure in their whole area this is not done. So if it's being done, it is being done in collusion by the engineer, by the block development officer, by the program officer, by the NREGA staff. Only then is it possible. Number one. So don't lay the blame on labor. Don't lay the blame on people. The primary blame lies with the government functionaries. Now that's where we need to make sure that that doesn't happen. How do we make sure that doesn't happen? By allying with those. क्योंकि यदि वो चोरी होगा तो आधा मेरा पैसा तो किसी ना किसी बड़े आदमी के पास जाएगा, ये करप्ट फंक्शनरी के पास जाएगा. तो वो आधा पैसा कोई गरीब आदमी नहीं देना चाहेगा, कोई गरीब घर नहीं देना चाहेगा. उनको पूरा पैसा चाहिए, पूरा काम पूरा दाम, उनको वो चाहिए. तो उनको कोई मशीन नहीं चाहिए, तो उनके साथ हम एलाय करें. लेकिन वही गरीब है, उनकी आवाज नहीं है, वो मुंह खोले तो उनका सिर फाड़ देगा कोई. So we need to stand with them. We need to stand with transparency processes. We need to stand with social audit processes. We need to stand with action being taken against all the people who did this. And we need to make sure JCB machine cannot be hidden. Nor can its work be hidden. You can see those claws of the JCB machine on the earth and the soil. So there is no question. You should fire people and put them in jail. You should arrest that machine, put that machine in the police thana for 15 days and अपने आप कोई मालिक ही नहीं देगा वो मशीनों. तो तरीके बहुत हैं, लेकिन जिनके हाथ में पावर है वो उन तरीकों को अपनाए, तो ही तो बात है ना. तो ये जनता के साथ मिलके तो हम सब लड़ रहे हैं और वही अंत में रास्ता निकलेगा, क्योंकि दूसरे लोग कमाना चाहते हैं और फिर गाली देना चाहते हैं नरेगा को कि नरेगा में ऐसा है, करप्शन है, वो है. तो thank you Nikhil ji. We have the next question coming in from Hitesh. He's asking, seeking accountability through social audits in a communal situation is a complex thing, often flaring up in violence.
any successful template institutionalized by local authorities which you could think of? How can the process of social audit be extended to other social welfare schemes as well? That's a very good question, and I'm glad you're asking it, and it is a very complex issue. आसान नहीं है. पहली बात यह है कि किसी vested interest से लड़ना आसान नहीं. दूसरा है सोशल ऑडिट एक सोशल अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, और कई बार लोग सोचते हैं कि बस आपने रिकॉर्ड पढ़ा और जो सही और गलत है वो निकल गया और बोल दिया. लेकिन सोशल ऑडिट का शब्द इसलिए है क्योंकि ये सोशल अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है. इसका अर्थ है कि सबसे गरीब व्यक्ति को बोलना है, जो घूंघट में महिला है उसको बोलना है, जो कहीं दलित है उसको बोलना है. तो वो बोलना, सच्चाई बोलना अपने आप में मुश्किल है. किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के सामने बोलना वो बहुत मुश्किल है, और फिर वैसे ही उसके पास पावर नहीं है. लेकिन सोशल ऑडिट वो एक जादू है जो कभी कभी वो कंडीशंस क्रिएट कर देता है जहां सच्चाई को ताकत होती है, एंड सच्चाई allies with the most disadvantaged and most exploited to be able to change that scenario. So it is not how can it be brought into every program, it must be brought into every program. But social audit, we ourselves know, Rajasthan is where social audit came from, and we know the kind of resistance there is to it and has developed amongst vested interests and how powerfully it needs a counter force. We often say there's too much corruption, this has happened, that has happened. We need to be able to put ourselves out there on the line, get people together, continuously write about it, make an effort. Social audits templates are there, they are wonderful templates. बहुत ही तगड़ा है. आप सोच सकते हो नरेगा का सोशल ऑडिट क्या कहता है कि हर मजदूर से पूछो आपको पैसा मिला या नहीं मिला जितना आपके लिखा हुआ है. हर साइट जाके रीमेजरमेंट करो और देखो कि इतना ही काम हुआ या नहीं हुआ. वो दोनों चीजें करोगे तो लेबर और मटेरियल 96% खर्चा है. आप 96% खर्चा को रिविजिट कर रहे हो उन लोगों के माध्यम से who are the beneficiaries. What more powerful form of audit could there be? In fact, that it is to my mind, the most powerful, most effective potential for means of monitoring an audit. And it is not just an audit, it actually can allow correction, it can allow payments to be made back. बहुत राज्यों में ये हुआ है. और social audit फर्जी ठप्पा भी लग सकता है. तो do we want it to be a फर्जी ठप्पा? And communal जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज इस देश में हर चीज को बिगाड़ रहे हैं कम्युनलिज्म से. इवन नरेगा के स्लोगन, उस समय कम्युनलिज्म की हवा चल रही थी और नरेगा का स्लोगन हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले के साथ एक नया स्लोगन चला उस समय, त्रिशूल नहीं तलवार नहीं हर हाथ को काम दो. क्योंकि उस समय त्रिशूल बांटने का चल रहा था और लड़ाई कराने का चल रहा था. लोगों को विकास चाहिए, काम चाहिए. हमें सोशल ऑडिट भी ऐसे काम में लेना पड़ेगा ताकि हम कहें, आजकल ये जो रूमर्स फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि सब्जी यदि कोई मुसलमान बेचेगा तो मत खरीदो, उससे बुरा क्या हो सकता है हमारे समाज को बांटने का और पाटने का. तो हमें ये खुली में करना चाहिए और समझाना चाहिए कहाँ से आ रहा है कोरोना, क्या है आज फिगर्स, क्या है किस ढंग से ये चीजें हो रही है, और ये जहर जो फैलाया जा रहा है उसके सामने सोशल ऑडिट ढंग से करो. इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस. And there is a challenge of wherever there is any kind of discrimination and prejudice. But that's why it's called a social audit, and that's the challenge of it. And at least it addresses those questions, forces you to address them. Thank you, Nikhilji. The next question is from Nanish. He is asking, is there a case for having a national minimum wage in India to overcome the challenges you just mentioned? There's a case for having a national floor level minimum wage. And perhaps you will know that the committee that now in this government's time recommended that there be a national floor level minimum wage and said it will be at something like 300 and some rupees per day. That recommendation was completely ejected and rejected. And they want to make some tiny floor level minimum wage. So there is a case for a national floor level minimum wage so that no state gives a wage below that. एंड हाउ मेनी आप लोगों को पता होगा कि मिनिमम वेज का आधार है कि इतना खाना मिले, इतना कपड़ा मिले, 5 चीजें हैं. सुप्रीम कोर्ट का एक केस है रेप्टोकॉस ब्रेक्ट वाला, जहां उन्होंने बंडल ऑफ डिफरेंट थिंग्स करके कहा कि कितना लगेगा. तो उसका कैलकुलेशन निकल सकता है और वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, लेबर कॉन्फ्रेंस का, इन सब जगहों में उसका एंडोर्समेंट भी हुआ है. लेकिन रियलिटी ये है कि मिनिमम वेज कभी चल नहीं पाया. केवल नरेगा ने चलाया
क्योंकि उन्होंने नरेगा ने एक स्टैंडर्ड लगाया और लोगों ने कहा हम नहीं आएंगे आपके घर में काम करने या आपकी फैक्ट्री में काम करने या आपके ठेकेदार के साथ, हमें नरेगा में ही मिल जाएगा इतना पैसा। तो उनको आगे बढ़ाना पड़ा थोड़ा। तो नरेगा फंक्शनड इवन एज अ मार्केट मैकेनिज्म to make sure that the market was not so brought down to such an exploitative level. So floor level minimum wage hona chahiye, but it should be much more than it is today. And actually Brazil, not with its current ruler, but Brazil earlier when the Labour Party came, did one big dramatic jump in minimum wages that made a huge difference to the working population of Brazil. That is something we need to do at this moment in India. That we need to say where people will start off with is much higher than where they were, because that was a level of exploitation and extraction, and we will not allow that. And we will say that we will have dignity, some degree of equity, and some degree of sharing in the future that we have. Right. Thank you for that, Nikhil ji. Moving on to the next question. The next question is from Manju. She's asking us, the current number of days under Narega is 100. But with the huge reverse migration, Narega stands as the only work available in the village right now. Shouldn't the number of days be increased to 200? Absolutely, Manju ji. आपके मुंह में घी शक्कर, आप करा सको तो प्लीज करा दें। हम सब लोग यही मांग रहे हैं कि 200 दिन बिल्कुल होना चाहिए और 200 दिन पर इंडिविजुअल होना चाहिए। और ये जो यदि लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, कहीं और एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, बिल्कुल जाएंगे, उनको उससे ज्यादा पैसा मिलेगा जाएंगे, लेकिन तब तक तो उनको मिलना चाहिए। And that is the least actually that the country can spend to ensure a basic level of income security. What you started off saying, income security and job security, employment security, livelihood security. Great. And I think we have inched close to 5 p.m. So we'll take one last question. And the last question is from Mayur. He's asking, what's been your biggest disappointment with respect to civil society and their participation since 1987? And what's given you hope with respect to public participation in the last 30 years? तो मैं तो सोचता हूँ कि जो हुआ है आज तक हम लोगों के साथ और हम लोगों के बीच में, वो उम्मीद से ज्यादा हुआ है। हम लोगों ने जिनके साथ काम किया, और वो ज्यादातर उनमें से गरीब लोग हैं, लेकिन हर वर्ग के लोग जुड़े, लेकिन ज्यादा मेहनत से लंबे समय के लिए गरीब लोग जुड़े। मध्यम वर्ग की एक बीमारी है कि बहुत जल्दी यदि बदलाव नहीं आता है तो वो छोड़ छाड़ के वापस अपने कामों में चले जाते हैं। Whereas working people, those who fought for right to information didn't fight for something for themselves. They fought for a sense of dignity for themselves, but they fought for something to change in this situation of indignity for the whole country. They fought for something ethical, something far beyond themselves. और वो भी सिविल सोसाइटी के हिस्से हैं। दिक्कत ये है, और इसीलिए हमारा होप वहीं से आया है, और इसलिए हम मजदूर किसान शक्ति संगठन है कि हम मजदूरों और किसानों के साथ काम करके हमें उम्मीद भी मिली है, ताकत भी मिली है, और काम भी हुआ है। और नहीं भी हुआ है कभी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है तो ये है कि आज हम बैठ के टेलीविजन देख के अपने अपने घरों में बैठ के ये देख सकते हैं जो हमारे सामने हुआ, वो भी सिविल सोसाइटी है जो बैठा हुआ है, जो अपने घरों में बैठ के हमने ह्यूमैनिटीज बिगेस्ट डिजास्टर इन मॉडर्न टाइम्स हमारे सामने होने दिया, और हम भी जिम्मेदार हैं। तो मेरे ख्याल में वो तो there are good forces and there are very disappointing forces. ये जो पूरा एक हेट का एक पूरा लहर चल रहा है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो लोगों को बांट रहा है, वो गरीबों के बीच में बहुत दूरियां पाट रहा है, लोगों के बीच में पाट रहा है। ये देश कैसे झेलेगा वो पता नहीं। वो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि हम नहीं, if our liberal strong civil society democratic framework was there, how could we allow this to happen? And how do we keep quiet when we see it happening in front of us? But I think the people themselves have, it's not that the people are perfect, I'm not trying to romanticize anything like that, but we have gained our greatest strength from people who have stood by when they've seen even that little bit of hope कि कुछ बदल सकता है, तो उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया,
बहुत अच्छा सोच दिया, बहुत मेहनत दिए और बहुत छोटे इलाके से बहुत बड़े बड़े चीजें कर पाए। तो है, चांस है यदि लगे रहो उसमें, लगे रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। Thank you, Nikhil ji, and I think that's the best way to close it. लगे रहो, लगे रहने के अलावा कोई choice नहीं है. And I think as we end this today, there are a lot of questions that all of us would have to perhaps take back as we step back to our work. Like, what could we do as in the process, or we just don't become spectators, and what could be our role in all this? And thank you so much, Nikhil ji. I think I've been hearing you for the past 6 years or so. I think from the classroom till this point, I think one thing which has stood out has always been how strong your words are, and how the conviction with which you've been speaking over the years, and the cause which MKS has stood for in the past 30 years or so. So it's always a pleasure talking to you, and thank you for taking time out and joining us at Intersaction today. So on behalf of everyone, I would like to extend a heartfelt thank you to you. And please do convey our regards to everyone back at MKSS, to Arunaji, Shankar Mama, and everyone back at there. Thank you so much. I'll do that. Thanks very much. I want to say that I'd request you to send us all the emails of everyone who were here, or those, if you've got a chat where if they can put it on, anyone who wants to keep in touch. Because even during this period, both on RTI, on NREJ, on the various campaigns, we'll reach out. And there are things in which you can join and make sure wherever be a part of the whole thing. Thank you. Thank you so much, and thank you so much. We'll certainly do that, Nikhil ji. We'll get back to you. Thank you, and thank you to everyone who joined in as well. And we will be uploading the link of this talk very shortly on YouTube. Do check it out and pass it on to anyone who would be interested. So thank you, everyone. Hope all of you have a good evening ahead. Thank you.